आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पीयूष रंजन। नमस्कार। कोरोना वायरस के खिलाफ निर्णायक जंग शुरू हो चुकी है। टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। वैक्सीन को लेकर अभी भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रखे हैं। कोरोना को लेकर मन में कई तरह के सवाल हैं और आपके इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए रोजाना हम किसी न किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से इस विषय पर चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके मन में जितने भी संशय हैं, जितनी भी भ्रांतियां हैं या किसी तरह की अफवाह से आप निपट रखे हैं, तो उनका हम ठीक ढंग से उत्तर दे सकें। आज हमारे साथ हैं नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिसिन विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन, जो हमारे साथ आज इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं। डॉक्टर पीयूष, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद नवीन जी। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और आपके कुछ सवाल हैं कोरोना को लेकर, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फोन नंबर है 1800-115767। इसके अलावा आप लैंडलाइन नंबर 23314444 पर भी फोन कर सकते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि देश में इस समय कोविड की स्थिति क्या है। देश में इस समय 96.59% हो गई है कोविड से स्वस्थ होने की दर। और अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 161 नए मरीजों का पता चला है। वैक्सीन आ चुका है, फिर भी उसको लेके बहुत से सवाल हैं, बहुत से संशय हैं। डॉक्टर, हम आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि टीकों को लेकर लोगों के मन में अभी भी जो शंकाएं हैं, इसके प्रभाव को लेकर आप उसके बारे में हमें क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान कोरोना की जो स्थिति है और जो अभी हमारे पास जो टीकाकरण का एक नया अस्त्र हमारे सामने आया है जी, इन सभी बातों को देखते हुए मुझे कविवर गिरजा प्रसाद माथुर जी की एक कविता पहरुए सावधान रहने की 4 पंक्तियां याद आती हैं। जी जरूर। कि ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। बेशक हम लोग कोरोना वायरस के विरुद्ध में विश्व भर में के तमाम अन्य देशों की तुलना में काफी ज्यादा हम लोगों ने अच्छा किया है और लगभग जैसा आपने कार्यक्रम के शुरू में बताया कि ठीक होने वाले मरीजों की दर लगभग 97% तक पहुंच चुकी है और लगभग यह बीमारी अब अपने इस बीमारी का पैर उखड़ गया और वो लगभग जाने ही वाला है। लेकिन फिर भी एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच के रूप में हमारे पास अभी ये वैक्सीन आया है और जैसा कि किसी भी बड़े कदम के साथ होता है कि इसको लेकर के कुछ संशय लोगों के मन में आ गई हैं, तो लेकिन हमें उन संशय से अपने आप को दूर रखना है और जो अतिरिक्त सुरक्षा कवच है कोविड-19 बीमारी के विरुद्ध में, हमें उस सुरक्षा कवच से लैस होकर के इस बीमारी को अपने बीच से बिल्कुल दूर कर देना है। जी डॉक्टर, कोविड के टीका आ चुका है, अभी भी क्या हमें उतनी ही सावधानी की जरूरत है या कुछ अतिरिक्त सावधानियों की जरूरत है टीका लेने के बाद, या फिर जब हम टीका लेने जाते हैं तो उससे पहले और उसके बाद हमें किन सावधानियों का ख्याल रखना होगा? देखिए, हमें कुछ बातें बिल्कुल ही मोटे तौर पर समझ लेना चाहिए। जी, कोई भी वैक्सीन न सिर्फ कोविड के अगेंस्ट में या कोई भी वैक्सीन, जो कोई भी तमाम जितनी भी वैक्सीन हमारे और दूसरी बीमारियों के अगेंस्ट में हमें मिला, चाहे वो MMR का हो या जो कुछ भी हो, यह हमें अतिरिक्त सुरक्षा कवच प्रदान करता है। जी, लेकिन अतिरिक्त सुरक्षा कवच होने का यह मतलब नहीं है कि जो आपको इस बीमारी से बचने के लिए और खुद की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो कोई भी आपके दूसरे तरीके हैं, जो कि आपको साधारण तौर पर न सिर्फ एक बीमारी बल्कि दूसरे और बीमारी से बचने में सहायक होते हैं, उनके अनुपालन में किसी भी तरह की कोई कोताही बरतनी है। अब इस कोविड बीमारी के संबंध में मैं स्पेसिफिकली आपको यह बात बताऊंगा कि जब ये वैक्सीन, जब कभी भी हम लोग जिन लोगों को लेने का क्रमबद्ध ढंग से मौका मिलेगा, अब जब वो लोग वैक्सीन लेंगे तो वैक्सीन के पहले शॉट लेने के बाद, यानी कि पहला टीकाकरण और उसके बाद 1 महीने के बाद दूसरा डोज होगा और दूसरे डोज के 14 दिन के बाद ही आपको इसकी इम्यूनिटी जो है फुल्ली डेवलप होगी।
यानी कि पहले दिन जब आप वैक्सीन को लेते हैं उसके लगभग 6 हफ्ते के बाद इस वैक्सीन का पूरा असर आना शुरू होगा। यानी कि पहले इंजेक्शन लेने के 6 हफ्ते तक आपको उतनी ही रिलीजियसली और रिगरसली आपको बाकी प्रोटेक्टिव मेजर्स, जो जैसा कि बार बार बताया जाता है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना, इसे आपको नियमित तौर पर उसी तरह से अनुपालन करते रहना है। बल्कि मैं आपको और एक कदम आगे बढ़कर सलाह दूंगा कि वैक्सीन लेने के बाद भी आप इन सुरक्षा जो नियम है उनके पालन में किसी भी तरह की कोई कोताही न बरतें। ये वैक्सीन आपको अतिरिक्त सुरक्षा कवच देगा और जैसा कि हम लोग कार्यक्रम के आगे में जानेंगे कि ये बिल्कुल सेफ है और इफिकेशियस भी है। लेकिन इसके साथ साथ जो पहले से जो हम लोग जो सुरक्षा के नियम का पालन करते आ रहे हैं उनके पालन में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी है। डॉक्टर, अभी कहा जा रहा है कि अग्रिम पंक्ति के जो योद्धा हैं उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा, 50 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी और 50 वर्ष से कम उम्र के जो कोमॉर्बिड है उन्हें वैक्सीन भी लगाई जाएगी। हम आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कौन से ऐसे व्यक्ति हैं या मरीज हैं जिन्हें ये वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी? देखिए, अभी जो वैक्सीन के संबंध में जो डाटा है उसमें इसका अध्ययन जो है वो 18 वर्ष से ज्यादा के लोगों के लिए में ही इसका अध्ययन किया गया है। तो यह वैक्सीन जो 18 वर्ष से कम उम्र के लोग और प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर, यानी कि ऐसी महिलाएं जो कि गर्भवती हैं या ऐसी महिलाएं जो कि अपने शिशुओं को स्तनपान करा रही हैं, इन लोगों को यह वैक्सीन अभी नहीं दिया जाना है। इसके अलावे थोड़ी सावधानियों के साथ यह वैक्सीन सभी लोगों को दिया जा सकता है, जो कि और स्पेशली उन लोगों को भी जिन्हें कि पास्ट में कोविड-19 बीमारी हो रखा था, ऐसे लोगों को भी यह वैक्सीन दिया जा सकता है। जी डॉक्टर, कोविड का वैक्सीन दिए जाने के बाद जो डेटा अभी सामने आ रखे हैं उनमें लोगों को मामूली से साइड इफेक्ट्स भी नजर आ रखे हैं और अगर परसेंटेज में बात करें, प्रतिशत में बात करें तो 0.2% ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके साइड इफेक्ट्स अभी नजर आए हैं। क्या ये साइड इफेक्ट्स मामूली हैं या हर टीके के बाद इस तरह के जो नॉर्मल जो साधारण साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हो जाते हैं? जी देखिए, कोई भी दवाई जो होती है उसका साइड इफेक्ट होता है। हम लोग ये बात कहते हैं कि हर एक वो दवाई जिसमें कि कोई इफेक्ट होता है उसमें कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है। जी। और देखिए, कोई भी इफेक्ट, साइड इफेक्ट को हम लोग एक विज्ञान का एक सिद्धांत है और वो सिद्धांत है कि हम लोग रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो देखते हैं। जी। जैसे छोटे बच्चों में भी जो हम लोग जो टीकाकरण करते हैं, उन टीका को लगाने के बाद जो है बच्चे को 1 दिन तक बुखार हो सकता है, कुछ बच्चों को 1 से 1.5 दिन तक भी बुखार हो जाता है। कई बार जो है बच्चा बहुत ज्यादा उसके बाद कुछ समय के लिए 2-4 घंटे के लिए रोने लग जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी इन बातों को हम लोग समझते हुए सालों से ये टीके लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये साइड इफेक्ट इतने मामूली हैं और 2-3 दिनों के लिए ही हैं और उसके बाद बाकी पूरी जिंदगी बच्चे को उस बीमारी से जिसके अगेंस्ट में वो टीका लगाया गया है से पूरी सुरक्षा मिलती है। ठीक कोविड के लिए भी अगर हम देखें, जो जैसा कि आपने आंकड़ों में बताया कि 0.2%, बल्कि ये कुछ अगर देखा जाए तो इससे भी कम है, यानी 1000 में 1 आदमी को ये साइड इफेक्ट होंगे। और वो साइड इफेक्ट क्या होंगे? वो बिल्कुल मामूली से होंगे, जैसे कि आपको जिस जगह पे इंजेक्शन लगाया गया वहां दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को 1 दिन तक बुखार हो सकता है, कुछ लोगों को पेट में दर्द हो सकता है, उल्टियां आ सकती हैं और बहुत 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 कम, लाख में से भी 1 लोगों को थोड़ा सा एनाफाइलेक्टिक शॉक वगैरह हो सकता है, जिसके लिए कि बचाव के तरीके ऑलरेडी बताए गए हैं। अभी जहां कहीं भी ये टीकाकरण ये दिए जाने की व्यवस्था है, वहां पर आपसे एक फॉर्म भराया जाएगा और आपसे जो पूरी आपकी हिस्ट्री, एलर्जी की हिस्ट्री ली जाएगी और इसके बाद इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर हल्का फुल्का अगर साइड इफेक्ट रहता है तो उसको उचित ढंग से हम लोग एड्रेस कर सके। तो लब्बो-लुआव यही है और मैसेज यही है कि इसमें जो कि साइड इफेक्ट है वो बहुत ही मामूली है और जो कि किसी भी दूसरे टीके के साथ जो बड़े ही जेनरिक नेचर के हैं उसी जैसे हैं और इन सभी एडवर्स इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट जो होते हैं, उसकी भी निगरानी के लिए और
और उसको कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर उपाय किए गए हैं। इसलिए मन में किसी भी तरह का कोई भी संदेह ना अपने मन में रखें। डॉक्टर, अभी भी लोगों के मन में एक अवसाद सा है, एक डर सा है कि कहीं मैं टीका लूंगा तो मुझे कोई साइड इफेक्ट्स ना हो जाए या मुझे कोई और बीमारी ना हो जाए। तो क्या टीकाकरण से पहले लोगों की और टीकाकरण के बाद उनकी काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ सकती है क्या? जी हाँ, उनकी देखिए काउंसलिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किसी भी तरह के अफवाह से बचने के लिए लोगों को सही ज्ञान दिया जाना जरूरी है। और इस विशेष मामले में मैं दूरदर्शन का और जो आकाशवाणी है उसका विशेष तौर पर मैं प्रशंसा करना चाहूंगा कि जब से कोविड महामारी हुई है, हर दिन आधे घंटे 1 घंटे तक ऐसे कार्यक्रम ये नियमित तौर पर प्रसारित किए जाते हैं जिसमें आम लोगों के जितनी भी भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को दूर किया जाए। तो भ्रांति को दूर करने का सबसे पहला उपाय सही जानकारी और सही ज्ञान। तो उसके लिए ये जरूरी है कि जहां तक आपने काउंसलिंग की बात की, तो जो भी वैक्सीनेशन के केंद्र है वहां पर आपको डॉक्टर रहते हैं, स्वास्थ्य कर्मी रहते हैं। आपके मन में कितनी भी कोई भी दूसरी जिज्ञासा हो या मन में कोई भी भ्रांति हो तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। और समय समय पर हम लोग आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से और भी लोगों के फोन इन प्रोग्राम में जो भी उनके प्रश्न रहते हैं उनको हम लोग लेते हैं और उनकी भ्रांति को दूर करने का प्रयास करते हैं। इस समय आप कोविड की वर्तमान स्थिति पर परिचर्चा सुन रहे हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिसिन विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। आइए सबसे पहले अपने पहले कॉलर को हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। बड़ौद से महेश शर्मा। महेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। महेश जी, क्या सवाल है आपका? सवाल है जी, वैक्सीन लेने के बाद हम क्या क्या सावधानी रखें जो हमेशा बचे रहें इस प्रकोप से? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद इन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जी, वैक्सीन लेने के बाद भी जैसा कोविड-19 से बचने के जितने भी सुरक्षा के उपाय थे, जैसे कि मास्क पहनना, अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना और सामाजिक दूरी, अगले 6 हफ्ते तक जबकि आपको पहला डोज मिले वो तब तक में आपको उतनी ही कड़ाई से उसका पालन करते रहना है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पहले डोज के बाद दूसरा डोज जो 4 हफ्ते के बाद आपको फिर से ली जानी है उसको आप सही समय पर लें। नंबर 3, अपने मन में भी इस बात को माने कि 500 में से एक आदमी को मामूली से साइड इफेक्ट यानी हल्का बुखार, दर्द, पेट में दर्द या थोड़ी उल्टी या हल्का चक्कर आ सकता है। ऐसा 500 में से सिर्फ एक आदमी में ऐसा हो सकता है। और जिन लोगों में ऐसा हो वो बेशक अपने जो जहां पर उन्होंने टीकाकरण लिया वहां पर डॉक्टर आपको वहां पर मौजूद रहेंगे, उनके वो संपर्क में रखें। ऐसे साइड इफेक्ट 1-2 दिन के अंदर में खत्म हो जाएंगे। तो इन 3 बातों का ध्यान रखना है। डॉक्टर पीयूष, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है और कहना है कि कोरोना के खिलाफ ठीक से सफलता तभी सार्थक होगी जब लगभग 70% आबादी को ये टीका लग जाएगा। इसका क्या अभिप्राय है? देखिए, इसे हम लोग हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। कोई भी पैंडेमिक होता है तो ज्यादातर ऐसे पैंडेमिक में होता है कि जो वायरल इलनेसेस होते हैं वो एक बार होने के बाद उसके अगेंस्ट में लाइफ लॉन्ग हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी आ जाती है। जब तक कि वो पर्टिकुलर वायरस अपने एंटीजन में या अपने जो दूसरे जो इम्यूनोजेनिसिटी रहता है उसमें वो बहुत ज्यादा परिवर्तन, जिसको कि हम लोग एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट कहते हैं, वह न कर ले। तो विज्ञान का यही सिद्धांत है कि लगभग 70% लोगों में जब कभी भी या तो ये इन्फेक्शन के द्वारा स्वतः इम्यूनिटी हो जाए या फिर उन लोगों में फिर से अगर जो ये किसी दूसरे तरीके से, जैसे कि हम लोग एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं, वैक्सीन के द्वारा उन्हें इम्यून न कर दें, तब तक में यह पैंडेमिक जो है वो खत्म नहीं होता है। यह एक हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट है जिसमें कि एक व्यक्ति जो कि ससेप्टेबल है, जिसे कि यह बीमारी हो सकती है, उसके इर्द गिर्द अगर बाकी और लोग जो हैं वो इम्यून हो जाते हैं तो यह वायरस, जो कोई भी वायरस या इन्फेक्टिव एजेंट जो है उस पर्टिकुलर सोसाइटी में जो है, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो है वो उसका प्रसार जो है रुक जाता है। इसे ही हम लोग हर्ड इम्यूनिटी कंसेप्ट कहते हैं। जी, कार्यक्रम में हमारे अगले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ से रामचंद्र। रामचंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार जी। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यही है कि ये जो वैक्सीन है कोरोना की जी, ये एक बार लगाने के बाद ही क्या कोरोना खत्म हो जाएगी? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि एक बार इन्होंने वैक्सीन ले ली तो क्या कोरोना से जो इनका डर है वो खत्म हो जाएगा या कोरोना बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? देखिए, इनके सवाल के दो अलग अलग पहलू हैं कि वैक्सीन लेने के बाद इनको आगे क्या करना चाहिए। जैसा कार्यक्रम के बिल्कुल शुरू में मैंने कहा है कि यह वैक्सीन या कोई और दूसरा वैक्सीन आपको अतिरिक्त सुरक्षा कवच प्रदान करता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इस वैक्सीन को लेने के बाद आप बिल्कुल बेफिक्र और बेपरवाह हो जाएं। इस वैक्सीन को लेने के बाद भी जो आपको दूसरी सावधानी बरतनी है वो आपको कुछ समय तक, जब तक कि यह बीमारी सर्कुलेशन में, कम्युनिटी में रहेगा, तब तक आप अपना बचाव उसी तरह से करते रहें। यह वैक्सीन जरूर आपको अतिरिक्त सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट ये बात है कि न सिर्फ कोविड के अगेंस्ट में बल्कि दूसरे और कई बीमारी के अगेंस्ट में भी आपको अपने इम्यूनिटी को हमेशा बढ़ाते रहना है, और यह इम्यूनिटी आपके अपने शरीर पर दीर्घकालीन निवेश की तरह है। यानी कि आपको अच्छा भोजन करना, समय पर सोना उठना और बुरी आदतों से परहेज करना, कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज और दूसरी बीमारी को कंट्रोल में रखना, इन सभी चीजों को आप करते रहेंगे तो न सिर्फ कोविड बल्कि दूसरे और बीमारी से भी अपने आप को बचाए हुए रखेंगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर से मोहम्मद तालिब हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। मोहम्मद तालिब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? सर, मैं इस बारे में जानकारी लेना चाह रहा था। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि टीके से तबीयत खराब हो रही है, और ये किन किन लोगों को लगेगा सर? जैसे 50 साल की उम्र के ज्यादा वालों को लगेंगे या कम वालों को लगेंगे सर? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि 50 वर्ष से कम उम्र के लोग को भी ये टीका लगेगा या 50 वर्ष से ज्यादा के लोगों को टीका लगेगा? देखिए, प्रारंभिक स्तर में हमारा देश एक विशाल देश है। इसमें 130 करोड़ के से ज्यादा लोग रहते हैं, और लगभग हमारा लक्ष्य है कि 70% यानी कि 80-90 करोड़ लोगों को इसके अगेंस्ट में हम लोग इम्यून कर दें। तो लॉजिस्टिकली और सारी बातों को देखते हुए एक दिन में 80-90 करोड़ लोगों को बिल्कुल एक दिन के अंतराल में, एक ही दिन में हम लोग वैक्सीनेट कर दें, यह संभव नहीं है। तो इसके लिए जो नीति निर्माताओं ने जो यह नियम बनाया है कि जो ऐसे लोग जिन्हें कि इस बीमारी से ज्यादा रिस्क है, यानी जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी, जो प्रथम पंक्ति के जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो लोग, और उसके साथ साथ ऐसे लोग जिन्हें कि इस बीमारी से ज्यादा नुकसान होने का खतरा है। जैसा कि हम लोग पहले से ये जानते हैं कि इस बीमारी से सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्ग लोगों को है, ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है किसी भी वजह से। तो इन लोगों को प्रायोरिटी के बेसिस पर यह टीका सबसे पहले लगाया जाएगा, और चरणबद्ध ढंग से जबकि इन लोगों को लगा दिया जाएगा तो फिर ये धीरे धीरे 18 वर्ष से ज्यादा आयु के सभी लोगों को एक के बाद एक लगाया जाएगा। ऐसा जो है सोचा गया है। हमारे अगले कॉलर राजस्थान के जालोर से हैं पासाराम जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो वंशी सर, नमस्ते सर। जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैं राजस्थान से गाँव पूरा धरसा तहसील बागुड़ा सर पारसाराम बोल रहा हूँ सर। जी कहिए, क्या सवाल है? जी सर, पहले आपको और डॉक्टर साहब को नमस्कार सर। जी बहुत बहुत नमस्कार। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर 2 वैक्सीन आई है वैसे नई, जैसे एक आदमी जिसको कोई बीमारी नहीं उसको भी वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, या फिर कोई आदमी बीमार है उसको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी सर? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो स्वस्थ है, जिसे कोरोना नहीं हुआ है, क्या उसे भी वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी? जी हाँ, इस वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत उस व्यक्ति को है जिसे कोरोना वायरस से संक्रमण जिसका नहीं हुआ हो। जी, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे लोग जिसे कि पास्ट में कोविड-19 हो रखा है, उस व्यक्ति को भी यह टीका दिया जाएगा समय के साथ साथ, और चरणबद्ध ढंग से दिया जाएगा। जी डॉक्टर, जो लोग कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप की दवा ले रखे हैं, ऐसे व्यक्ति भी वैक्सीन लगवा सकते हैं? जी हाँ, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, किडनी की डिजीज हो गई, या दूसरे इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज हो गए, ये सभी जो बीमारी जो है, ये सभी इस वैक्सीन को लेने के कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। यानी कि
ऐसे लोग जिन्हें की यह बीमारी है उन लोगों को भी यह वैक्सीन दिया जाना है, बल्कि ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है उन्हें तो यह प्रायोरिटी बेसिस पर दिए जाने का कार्यक्रम है। डॉक्टर साहब, किसी व्यक्ति का टीका लगाने का नंबर आ जाता है तो उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी? जैसे अगर वो उच्च रक्तचाप की दवाई डेली ले रहा है, रोजाना ले रहा है, तो क्या वो अपनी दवाई लेकर जाए या वैक्सीनेशन के बाद अपनी दवाई ले, खाली पेट जाए या कुछ खाकर जाए? तो ऐसी कौन सी सावधानियां उसको बरतनी होगी? देखिए, वैक्सीन लेने के लिए किसी भी बहुत खास सावधानी की जरूरत नहीं है। जो आपकी नियमित दवाई है वह नियमित दवाई आप लेते रहें। जो नियमित भोजन जो आप करके जाते हैं वो आप नियमित भोजन करते रहें। अगर वैक्सीनेशन सेंटर पे आपका नंबर जो है दोपहर के 12 बजे आने वाला है तो आप नाश्ता करके जाएं। अगर शाम के 4 बजे आने वाला है तो आप दोपहर का खाना खा करके जाएं। इस जैसी चीज आपके रूटीन, जो दैनिक रूटीन है, उसमें किसी भी तरह का आपको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए अब अपने अगले कॉलर रिंकी तिवारी से जुड़ते हैं। बलरामपुर से उनका फोन हमें आ रहा है। रिंकी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, स्वागत के लिए नवीन सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सर नमस्कार। नमस्कार। और डॉक्टर सर जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते रिंकी जी, क्या सवाल है आपका? जी सर, बिल्कुल मैं सवाल के लिए कॉल की हूँ। तो सर, जैसे कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जिनकी हेल्थ सिस्टम सही है, इम्यूनिटी भी सही है, तो प्रतिरोधक क्षमता सब कुछ सही है, तो क्या उन्हें वैक्सीन देना होगा या नहीं? इस पे थोड़ा क्या नाम से हम डॉक्टर साहब का क्वेश्चन चाहते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सवाल वही है, इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, फिर भी क्या वैक्सीन लेना पड़ेगा? जी हाँ जी। ऐसे लोग जिन्हें कोई बीमारी नहीं है उन्हें भी इस वैक्सीन को लिए जाने की जरूरत है। वैज्ञानिक तौर पर मैं इसके 2 वजह बताऊंगा। सबसे पहले ये कि अगर आपको, बेशक आप प्रोटेक्टेड रहें, हो सकता है कि भविष्य में आपको अच्छी इम्यूनिटी की वजह से यह बीमारी आपको ना हो, लेकिन अगर आप ये वैक्सीन लगा लेते हैं तो आपके माध्यम से जो सोसाइटी में जो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करेगा, तो उससे यह बीमारी को जल्द से जल्द हम लोग अपनी सोसाइटी से दूर कर पाएंगे। तो स्वस्थ लोगों को भी इस वैक्सीन को लिए जाने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, कोई व्यक्ति पहली डोज लेता है इंजेक्शन की और 28 दिन बाद उसको दूसरी डोज लगानी है, अगर उस नियत समय पर उसको वो डोज नहीं लग पाती तो फिर उसको दूसरी डोज कब लगवाई जाएगी? देखिए, अगर वो पर्टिकुलर डे अगर वो मिस कर जाता है तो उसके बाद कभी भी यह डोज दिया जा सकता है। मतलब जैसे 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन अगर आगे अगर हो भी जाए तो भी यह डोज उसे दिया जा सकता है। अगर ये कई महीने तक अगर इसमें विलम्ब हो जाए तो आप अपने डॉक्टर से मिल करके आप सलाह ले लें। हो सकता है एक निश्चित अवधि के बाद अगर आप गैप ज्यादा हो जाए तो फिर से आपको दोनों डोज रिपीट कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। आइए अब पंजाब के फाजिल्का चलते हैं। वहां से श्रवण कुमार अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। श्रवण जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी डॉक्टर साहब को भी। जी नमस्कार। हाँ जी, मैं श्रवण कुमार बोल रहा हूँ जी, रामवाड़ी फाजिल्का पंजाब से। जी, क्या सवाल है आपका श्रवण जी? हाँ जी, सवाल ये है जी, ये वैक्सीन का टीका है जैसे पोलियो की बूंदों की तरह भी मिल सकता है जी? डॉक्टर साहब, इनका सवाल ये है कि जैसे पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है, वैक्सीन का क्या टीका ऐसे अवेलेबल है इनको? देखिए, पोलियो ड्रॉप की तरह तो नहीं है यह वैक्सीन। अगर आपको लेना होगा तो यह वैक्सीन आपको सिर्फ और सिर्फ इंजेक्टेबल फॉर्म में ही अभी अवेलेबल है, और पोलियो ड्रॉप की तरह यह वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर, कोरोना के कई वैक्सीन आने वाले वक्त में अवेलेबल हो जाएंगे, 1 से अधिक वैक्सीन मार्केट में होंगी, तो उसका चयन कैसे करेंगे कि मेरे लिए कौन सा वैक्सीन जो है, कौन सा टीका है वो सही है? देखिए, अभी के समय में आपको सिर्फ इंडिया में 2 वैक्सीन, एक कोवैक्सीन वैक्सीन है और दूसरा कोविशील्ड है। यही 2 वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है, और इन दोनों में अभी के टाइम में कोई एक पर्टिकुलर जगह पर जो है इसकी एक ही वैक्सीन को अवेलेबल किया गया है। तो जो अभी के टाइम में अभी आपके पास कैफेटेरिया चॉइस नहीं है, आपको जो वैक्सीन अवेलेबल है उसी वैक्सीन को लगाएं, और दोनों वैक्सीन सेफ है, दोनों वैक्सीन लगभग एक जैसे एफिकेसी वाले हैं। अमित तिवारी हमसे जुड़ चुके हैं जालोर से। आइए सुनते हैं उनका क्या सवाल है।
अमित जी, स्वागत है आपका। अरे सर नमस्कार। नमस्कार, क्या सवाल है अमित जी आपका? जी मैं अमित तिवारी बोल रहा हूँ, कोटा जिला जालौन से। जी कहिए। मेरा सवाल यह है कि यह टीका कम से कम कितनी उम्र वालों को लगाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा कितने उम्र वालों को यह टीका लगाया जा सकता है? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं अधिकतम आयु सीमा क्या है इस टीके को लगाने के लिए? देखिए, अधिकतम आयु सीमा का कोई ऊपरी उम्र नहीं है, लेकिन कम से कम अभी के समय में यह 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को ये लगाया जाना है, नंबर 1 बात। और सिर्फ गर्भवती महिलाएं और ऐसी महिलाएं जो कि अपने शिशु को स्तनपान करा रही हैं, ऐसी महिलाओं को यह टीका अभी नहीं दिया जाना है। जी डॉक्टर, मन में सवाल आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं वैक्सीन लेने के लिए योग्य हूं? देखिए, हर एक व्यक्ति जो कि इन 2 कैटेगरी में नहीं आता है, वह इस वैक्सीन के लिए उपयुक्त कैंडिडेट है। तो अयोग्यता की इसमें कोई बात नहीं है। इसके अलावा सिर्फ 2-3 और कंडीशन, जैसे कि ऐसे आदमी जिसे कि एक्टिव कोविड-19 इन्फेक्शन हो रखा हो, उस आदमी को नहीं लेना है। ऐसे आदमी जिसे कि पिछले 4 हफ्ते के दौरान कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए कन्वेलेसेंट प्लाज्मा या फिर दूसरी इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयां जो हैं वो दी गई हैं, तो उनको थोड़े समय के लिए वो नहीं लेना है। इसके अलावा सभी लोग जो हैं इस वैक्सीन के लिए उपयुक्त कैंडिडेट हैं। सिर्फ कुछ और जैसे बीमारियां, जैसे कि ब्लीडिंग डिजॉर्डर हो गया, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, तो उस दौरान में जो कोई भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं देते हैं तो वो नहीं दिए जाने का प्रावधान है। बाकी सभी लोग जो कि स्वस्थ हैं और या फिर जिनमें की किसी भी दूसरी तरह की इम्यूनोसप्रेसिव बीमारियां भी हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या और किडनी से संबंधित दूसरी बीमारियां हैं, ऐसे लोगों को भी यह वैक्सीन लिए जाने की आवश्यकता है और उन्हें वो वैक्सीन दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, टीका अवेलेबल है, कुछ ही वक्त में ये टीका बहुत से लोगों को लग जाएगा। अब हम आपके माध्यम से कार्यक्रम के अंत में ये जानना चाहेंगे कि आप इन सभी व्यक्तियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं समराइज अगर कहूं तो सबसे पहले ये कि यह वैक्सीन एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच की तरह है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पहले इंजेक्शन लेने के 6 हफ्ते के बाद ही आप में किसी भी तरह की प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी आएगी। नंबर 3, यह वैक्सीन सेफ है। इससे संबंधित कोई भी जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही कम लोगों को होता है और बहुत ही मामूली साइड इफेक्ट है। अपने आप को किसी भी तरह की भ्रांति और गलत जानकारी से अपने आप को बचा करके रखें। इस वैक्सीन को लेने के बाद भी मेरा आपके माध्यम से तमाम देशवासियों से अपील रहेगा कि जो दूसरे सुरक्षा के नियम हैं, जो कि कोविड काल में आपके लिए एक नए नॉर्मल की तरह, एक सामान्य जीवन की तरह आपकी आदतों में जिनका शुमार हो रखा था, जैसे कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, बार बार हाथ को धोना, चेहरे को धोना और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना, इसका पालन आपको वैक्सीन लेने के पहले और वैक्सीन लेने के बाद भी समान तौर पर आप करते रहें। तभी हम लोग इस बीमारी को समूल इस धरती से दूर कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में अपने सुझाव देने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी, आपके माध्यम से, आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से देश के लोगों से जुड़ने का मौका मिला, अपनी जानकारी साझा करने का मौका मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को इजाजत दें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर पीयूष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।